गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था रेखाओं एवं उनके प्रभाव के बारे में, कल हमने संक्षेप से में जानने की कोशिश की और उसके पश्चात आज हम रेखाओं में परिप्रेक्ष्य प्रभाव, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने कल पढ़ा भी था, आपको उस संबंध हमने बताया भी था कि ये है क्या। जो जहाँ तक हम बात करें रेखाओं में परिप्रेक्ष्य प्रभाव, रेखाएं द्विआयामी होती हैं किंतु विशेष पद्धति से प्रयोग करने पर रेखाएं त्रिआयामी होती। मैंने आपको कल बताया था कि द्विआयामी और त्रिआयामी क्या होते हैं। जिसे आजकल हम त्रिआयामी को आज हम 3D के माध्यम से सब लोग जानते हैं कि 3D पिक्चर्स, 3D डायग्राम क्या होती हैं, विभिन्न कोणों का उपयोग करने वाली रेखाएं, वस्तुएं आदि इत्यादि चीज़ें जो होती हैं। कल उसके बारे में हमने संक्षेप में, जो अगली वाली वीडियो थी उसमें हमने जानने की कोशिश की ये चीज़ें होती क्या हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आकृति होती क्या है उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। अब यदि हम आकृति की बात करें, आकृति अथवा रूप ऐसा क्षेत्र है, आकृति एवं रूप एक ऐसा क्षेत्र है जिसका एक निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। इस प्रकार रेखाओं, वर्ण एवं छाया प्रकाश द्वारा चित्र पर सभी ओर से निश्चित सीमाओं में अंकन या अलंकरण की आकृति अथवा रूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी प्रकार की आकृति या किसी प्रकार का चित्रांकन करते हैं, उसको हम रूप प्रदान करते हैं। यदि जब हम उसको रूप प्रदान करते हैं तो उसमें एक आकृति नज़र आएगी। यदि हम किसी मानव का पोर्ट्रेट बनाते हैं, यदि हम उसका पोर्ट्रेट जब बनता है तो उसमें किसी प्रकार के, जब हम धीरे धीरे अगर हम किसी मानव का चित्रांकन करते हैं, अगर हम उसके सिर से लेके उसके पैरों से तक का अगर हम चित्रांकन करते हैं तो धीरे धीरे पहले क्या होती है, रेखाओं का एक समूह जैसा बनता है। तो जब रेखाओं द्वारा जब एक चित्रांकन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब चरित सीमाओं में जब चलते रहता है तो उससे क्या होता है, उसमें किसी प्रकार की आकृति हमें उभर के सम्मुख से हमारे उपस्थित हो जाती है। इस प्रकार क्या किया जाता है, एक कोई आकृति का जब निर्धारण किया जाता है रेखाओं और वर्ण छाया प्रकाश द्वारा उसका सचित्र पर सभी ओर से निश्चित सीमाओं का अंकन किया जाता है। यदि हम किसी चित्र का यदि चित्रांकन करते हैं तो उसमें एक आकृति उभर के आती है। जब आकृति उभर के आती है तो उसके चारों तरफ का जो वर्ण छाया प्रकाश द्वारा जो चित्र तैयार करके जो हम चित्र बनाते हैं तो उसकी सीमाओं का और अंकन चारों ओर से बराबर होना चाहिए और तब जाके वो आकृति उभर के हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। यदि हम कलाकार चित्रों की मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करता है और जो एक दूसरे से पृथक होते हैं, इन रूपों का चयन चित्रकार अपनी रुचि और सौंदर्य के भावनाओं के अनुरूप करता है। कहने का तात्पर्य यह है, जब कोई चित्रकार किसी चित्र को चित्रांकन करता है तो उसके पश्चात जब चित्र उभर के सम्मुख से आता है तो उसकी छाया प्रकाश पे ध्यान दिया जाता है, उसके वर्ण पे ध्यान दिया जाए, उसके अनुपात पे ध्यान दिया जाता है, उसका जो कलर का जो टोन होता है उस पे ध्यान दिया जाता है। जो हमारी स्केच तैयार होके जो हमारा स्केच जब बन के जब सम्मुख उपस्थित होता है तो उसमें कहीं ऐसे मापदंड होते हैं जो चित्रकार अपनी भावनाओं और अनुभूति के आधार पर उसकी सौंदर्यता को उत्कृष्ट तौर पे उभारता है और उसे कलात्मक तौर पर सौंदर्य का वो प्रतिरूप तैयार करता है, जिसे हम आकृति या किसी प्रकार का पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में जो चित्र बनता है तो हम उसका निर्धारण किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम आकृति की बात कर ही रहे हैं, आकृति किसी बिंदु द्वारा खींची गई एक जो रेखा के मध्यांतर आकृतियों का जो निर्माण किया जाता है उसके प्रतिफल मौलिकता के आधार पर निर्धारण किया जा सकता है। अगर हम दूसरी ओर यदि चित्रकारों द्वारा जो चयनित चित्रों का जो चित्रांकन किया जाता है वो अपनी भावनाओं और सौंदर्य को मद्देनज़र रखते हुए उसका चित्रांकन किया जाता है। जो उसकी जो चित्रांकन जब उभर के सम्मुख से आते कोई ना कोई हमें ये आकृति प्राप्त होती है। यदि हम किसी
मनुष्य का या हम किसी पशु पक्षी का यदि चित्रांकन करते हैं तो जब हम रेखाओं द्वारा जब चित्रांकन करते हैं तो एक आकृति उभर के सम्मुख से आती है। जो आकृति जो उभर के सम्मुख से आती है उसे हम वर्ण के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से, छाया प्रकाश के माध्यम से, अंकन के माध्यम से, अलंकरण के द्वारा जो रूप प्रदान होता है हम उसे आकृति कहते हैं। आकृति विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। छाया प्रकाश, छाया के माध्यम से भी हम आकृति को प्रस्तुत करते हैं और लवण और अनुपात के माध्यम से भी हम चित्र का चित्रांकन करते हैं, जो संयोग और संयुक्त पृष्ठांकित तौर पे उभर के चित्रकार उसे सम्मुख उपस्थित करता है और उसका चित्रांकन निर्धारित करता है। और प्लेटो ने इसके संबंध में दो भेद बताए हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। ये दो आकृतियाँ प्लेटो द्वारा निर्धारित की गई हैं और उन्होंने अपने मत द्वारा इन्हें प्रस्तुत की हैं। यदि हम आकृति का वर्गीकरण करें, सामान्यतः आकृति दो प्रकार की होती है, नियमित और अनियमित। नियमित आकृति वो आकृतियाँ होती हैं, ऐसी आकृतियाँ जिनमें दोनों भाग समान, जैसे वृत्त, आयतार, आयत और त्रिकोण आदि। अब मान लीजिए हम कहते हैं ना, वृत्त के आकार में यदि हमने कोई चित्र का चित्रांकन किया था, उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो सामान्यतः और चौड़ाई, आमने सामने की भुजाएं जब सामान्यतः चौड़ाई लंबाई का सापेक्ष अनुपात में जब उसको उभर के सम्मुख से आती हैं तो हम उसको आकृति के समानांतर आकृति या नियमित आकृति के तौर पर उसे देखते हैं। यदि हम अनियमित आकृति की बात करें, ऐसी आकृतियाँ जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान ना हो, ठीक है, कहने का तात्पर्य है कोई हम ऐसी आकृति बनाते हैं जिसका एक भाग सामान्य तौर पे है, दूसरा भाग उसका पृथक तौर पे होना चाहिए। कहने का तात्पर्य एक जैसी आकृतियाँ, आमने सामने की भुजाएं, और यदि आमने सामने की भुजाओं की बात करें या लंबाई चौड़ाई की बात करें या उसके घनत्व की बात करें तो वो एक समान नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत केतली, वृक्ष इत्यादि। अब हम केतली की बात करें, अब केतली की जब हम बात करते ही हैं तो उसका तल कितना होता है, बड़ा चौकोर होता है, गोलाकार में होता है। अब जैसे चित्र का चित्रांकन करता है जब चित्रकार, जब केतली का यदि हम केतली को देखते हैं तो केतली क्या होती है, नीचे से बड़ी होती है, फिर ऊपर को उसका सघन रूप हमें देखने को मिलता है, तो फिर ऊपर कम घनत्व का रूप उसका धारण होता है। यदि हम आमने सामने की बजाय करें, यदि एक हम कोई बॉक्स लेते हैं तो उसके ऊपर का तला और नीचे का तला सामान्य होता है, जबकि उसके अगल बगल की जो चौड़ाई होती है वो उसके सापेक्ष कम होती हैं। अब केतली में या वृक्ष में ये ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। अगर हम कोई वृक्ष देखें तो उसकी हम ये कहें कि वो सभी शाखाएं उसके समानांतर हों, उसका कोई भी ऐसा ना हो कि बड़ी छोटी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मगर वो लताएं हैं, लताएं फैलेंगे, उसके वृक्ष है, वृक्ष की पंखुड़ियाँ कोई बड़ी होंगी कोई छोटी होंगी। ये क्या होता है, अनियमित आकृति होती है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका आकार नहीं है, वो किसी भी आकार में मुड़ सकती है, किसी भी आकार में उसका चित्रांकन हो सकता है। यदि हम इसको कहें तो ये अनियमित आकृति के अंतर्गत आती है। और नियमित आकृति के अंदर वृत्त, आयताकार, त्रिकोण इत्यादि। जैसे हमने मकान बनाया तो मकान हमने क्या आयत के तौर पे बनाया या त्रिज्या के तौर पे बनाया, या अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग इन चीज़ों का निर्माण करते हैं जो नियमित आकृति के तौर पे दर्शाते हैं, और अनियमित आकृति हमने आपके सम्मुख से रख दी। यदि हम कुछ विद्वानों ने रूप के अन्य वर्गीकरण भी दिए हैं। यदि हम रूप की बात करें तो उसके अंतर्गत अन्य वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दे रखे हैं। ज्यामितीय आकार, अलंकृत आकार, प्राकृतिक और काल्पनिक आकृति के दौर पे भी उन्होंने इस चीज़ को डिवाइडेड किया गया है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं ना कहीं आने वाली कॉम्पिटिशन एग्जामों में आपकी मदद करेंगे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करूं। लेट्स गो कंटिन्यू। अब हम बात करें
अगर रूप की बात करें तो कुछ विद्वानों ने रूप के अलग अलग वर्गीकरणों को निर्धारित किए गए ज्यामितीय आकार, प्राकृतिक आकार या काल्पनिक या कला की समस्याओं के आधार पर रूप अथवा आकृति को दो दो भागों में विभाजित किया गया। ये उसके दो भेद निर्धारित कर दिए गए हैं। ठीक है, यदि हम उसके दो भेदों की बात करें तो उसके समानांतर जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पहला है सक्रिय आकृति, दूसरा है सहायक आकृति। ठीक है, ये आकृतियां हैं। अब जैसे हम सक्रिय आकृति की बात करें, जो निश्चित सीमाओं में संगठित होकर चित्र तल पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो सक्रिय आकृति होते हैं। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, यदि हम किसी चित्र का चित्रांकन करते हैं या किसी प्राकृतिक दृश्य का चित्रांकन करते हैं, यदि हम किसी भवन का चित्रांकन करते हैं तो उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो प्रमुख होती है, और वो सक्रिय तौर पे हम उसको दिखाते हैं कि उसकी जो नींव है, नींव से ही उसका पूर्ण चित्र का निर्धारण किया जाता है। अगर हम किसी चित्र को यदि हवा में बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। उसका धरातल हमें उसका तैयार करना होगा, तब जाके वो चित्र का चित्रांकन हमें देखने को प्रस्तुत होता है। यदि हम सहायक आकृति की बात करें, जो चारों ओर एकत्रित होकर सक्रिय रूप से बल एवं प्रभाव का प्रदान करता है, जो सहायक रूप होते हैं। अब यदि हम चारों ओर का जो चित्रांकन की बात करें तो वो एक जगह पर स्थित होकर सक्रिय भूमिका पर अपना भूमिका निभाती है। यदि हम उसके बल का प्रभाव देखें, उसमें प्रभाव देखें या इत्यादि, उसके सहायक जो अनुपात होता है, लंबाई चौड़ाई जितना भी कुछ होता है एक चित्र के चित्रांकन करने के लिए, जो चित्रकार की जो मस्तिष्क में जो उस समय जो चलती हैं, जो घटनाएं क्रम जो चलती हैं, उसके आधार पर वो चित्र को चित्रांकन के तौर पे उभारता है और उसका प्रतिकाष्ठा को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है बच्चों, अब आकृति के प्रभावों की बात करें हम। अब आकृति के प्रभाव होते क्या हैं? अब आकृति के प्रभाव रेखाओं ने प्रभाव की ही भांति आकृतियों का रूप के आगे प्रभाव को व्यक्त किया गया है। अब यदि हम पहली ये बिंदु की बात करें, सरल रेखाओं से घिरी आकृति में स्थिरता एवं शक्ति महत्ता होती है। मतलब यदि हम किसी सरल रेखाओं को चारों ओर से घिरी रेखाओं में स्थिरता लाए दें, यदि हम कोई वृत्त बनाते हैं तो यदि उसके चारों ओर का वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ा दें या उसका समांतर कम कर दें, उसमें वृत्तों का वृत्त बनाते हुए उसके चारों ओर से एक सुरक्षित आकृति का निर्धारण करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसमें एक सरलता और आकृति में स्थिरता और उसकी शक्तिता मानता प्रदान हो जाती है उसमें। दूसरा, ज्यामितीय आकृतियों के ऊर्ध्वाधर मुख्य गति एवं ऊर्जा के संकेत मिलते हैं। तीसरा है, वर्गाकार आकृति स्थिरता एवं दृष्टता की परिचायक होती हैं। वृत्त में पूर्ण आकर्षण निर्धारित एवं गतिशील रहती हैं। अंडाकार से लावण्य एवं प्रसार का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। अब यदि हम चौथा जो महत्वपूर्ण है इसको देख लीजिए, ये कह रहा है टेढ़ी मेढ़ी रूप से स्थिरता, अनियमितता, चंचलता, व्याकुलता आदि को व्यक्त करते हैं। कटे फटे स्वरूप संघर्षपूर्ण स्थिति का प्रभाव होता है। यदि हम कोई टेढ़ी मेढ़ी किसी धरातल में टेढ़ी मेढ़ी लाइनों का संग्रह तैयार करते हैं या उसका में एक आकृति का निर्धारण करते हैं, वो अनिश्चित होती हैं। उसमें कभी अगर इसमें लहरदार रेखाओं का रेखांकन किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, ऐसी कोई रेखाएं होती हैं जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि इसमें ये जो रेखा का भाव जो व्यक्ति द्वारा, जो चित्रकार द्वारा उभारा गया है, वो उसमें व्याकुलता नज़र आ रही है। कुछ ऐसी रेखाओं का चित्रांकन चित्रकार द्वारा किया जाता है जिसमें क्रोध का प्रतिकाष्ठा प्रतीत होती है। उसमें भय का जो भाव उभर के सम्मुख आता है, वो कहीं ना कहीं चित्रकार के अंदरूनी भावों की अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। जो देखने वाला जो व्यक्ति है उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये चित्रकार क्या प्रदर्शित करना चाहता है। यदि हमें किसी चित्रकार द्वारा बनाई गई चित्रांकन में या चित्र में
व्याकुलता का भाव प्रदर्शित दिखता है, या करुणता का भाव प्रदर्शित, या क्रोध का भाव प्रदर्शित करता है, या उसमें किसी अनिश्चितता का भाव, चंचलता का, टेढ़ी मेढ़ी कठिन लयात्मकता का प्रभाव भी उसमें दिखाया जाता है। लहरदार गति के तौर पे भी हमें कुछ ऐसी चित्रांकन देखने को प्राप्त होती हैं जो अपने आप में भाव विभोर करती हैं। उसका जो प्रभाव होता है वो चित्रकार के व्यक्तित्व का जो चित्रांकन करता है उस पे निर्धारित होता है। वो चित्रकार की जो उसको कहा जाए उसकी अंदरूनी शक्ति या उसकी आत्मा का जो चयन जो करती है, जो उसके अंदरूनी भावों को प्रकट करती है, वो रेखाओं द्वारा जो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों के जरिए रूप का या चंचल अनिश्चितता का भाव या व्याकुलता का भाव या अनुपात का भाव या घनत्व का भाव या किसी भी माध्यम में जो भाव प्रकट करता है वो इसकी ये रेखाओं द्वारा जो रेखाओं की आकृति के जो प्रभाव होते हैं उसके माध्यम से हमें प्रदर्शित होते हैं। यदि हम रूप के दो पक्ष होते हैं, यदि हम रूप की बात करें तो रूप के दो पक्ष होते हैं। एक जो दृष्टि को दिखाई देता है, मतलब व्यक्ति द्वारा कोई चित्र का चित्रांकन यदि रूप का चित्रांकन किया जाता है तो सर्वप्रथम हमें क्या देखा जाता है, उसकी जो दृष्टि होती है, जो हमारी जो दृष्टि सर्वप्रथम किसी चित्र पर या चीज़ किसी पेंटिंग में पड़ती है तो हमें हमारी जो दृष्टि जो स्वयं जो प्रथम दृष्टि जो हमारी पड़ती है वो चित्र का जो चित्र दिखाई देता है हमें वो हमारी सर्वप्रथम दृष्टि होती है। और जो दूसरी जो दृष्टि होती है वो चित्र में उभारे गए भाव या अनुपात या जो चित्रकार का जो सौंदर्य जो उसके भाव का आकार जो वेदनाकार होता है, जो स्वामित्व का भाव होता है वो उसका चिन्हात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। यदि धर्मात्मिकता का आकार पर प्रभाव करता है या उसका जो सौंदर्य का भाव प्रकट करता है या किसी न किसी प्रकार का भाव हमें उसमें देखने को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि चित्रकार द्वारा अपने चित्रों का जो अंकन किया जाता है वो अति सटीक और गहनता के माध्यम से किया जा सकता है। समटाइम कभी ऐसा भी होता है कि कोई चित्रकार अपने चित्र में इतनी तरह की शालीनता प्रकट करता है या इतना तरीके से खो जाता है उसमें, हम चित्रकार द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग होती है। समटाइम हमने कभी ऐसे पिकासो की चित्रों में भी देखा है, लियोनार्डो जो विंची की पेंटिंग में भी देखा है, मोनालिसा की जो पेंटिंग बनी है, मोनालिसा की जो पेंटिंग बनी है उसमें भी ऐसा भाव चित्रकार द्वारा लियोनार्डो जो विंची द्वारा दिखाया गया है कि उसमें आप देखते रह जाओगे कि उसमें कहना क्या चाह रही है, उसमें क्या भाव प्रकट किया है और ये जो संदेश क्या समाज को देना चाहती। जो महिला को जो चित्रांकन किया गया वो अपने आप में आज भी एक रहस्य बना पड़ा है कि उसमें चित्रकार की जो परिकाष्ठा को प्रदर्शित किया गया है जो लियोनार्डो जो विंची द्वारा, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो एक चित्रकार की जो कल्पनाओं से परे है। आज भी उसमें कहीं वैज्ञानिक उसमें रिसर्च करने में लगे हैं कि लियोनार्डो विंची ने जो अंतिम समय अब जो अपने मरने से पूर्व जो पेंटिंग बनाई वो भी अभी अनकम्प्लीट है। फिर भी जो अनकम्प्लीट होने के बावजूद भी वो पेंटिंग आज विश्व की नंबर 1 पेंटिंग है। वो कहीं अरबों डॉलर की पेंटिंग है जो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंगों में गिनी जाती हैं। यदि कलाकार ने अपने जो अंतिम दिनों के क्षण में जो पेंटिंग का निर्माण किया था, कहते हैं कि वो पेंटिंग आज भी अनकम्प्लीट है क्योंकि जब वो बनाते बनाते उनका मृत्यु हो गई थी। वो किसी प्रकार से वो पेंटिंग का भाव जिस प्रकार से उभर के सम्मुख से आता है, तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि आकृति और प्राकृति और आकृतियों का जो रूप का भाव हुआ, अनुपात का जो भाव हुआ, या तत्व का भाव या परिस्थिति का भाव या लावण्य का भाव या आकृति का वर्ण तान व्यंजन अंतराल इत्यादि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भाव वो सारी उस पेंटिंग में दिखाई देती हैं। यदि हम लंबवत रेखाओं की बात करें, उसमें क्षैतिज रेखाओं की बात करें, या कर्णित रेखाओं की बात करें, एक पूंजी रेखाओं की बात करें, चमत्कार रेखाओं की बात करें, प्रवाही रेखाओं की बात करें, गति या अनंतर इत्यादि जितनी भी चीज़ें होती हैं एक पेंटिंग के अंदर, वो सारे भाव उसके अंदर का लियोनार्डो जो विंची द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और कलात्मकता की तौर पे वो अत्यंत ही बहुत बेहतरीन पेंटिंग है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ण की बात करते हैं। अब वर्ण होता क्या है, सर्वप्रथम हमें वर्ण होता क्या है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए।
चित्रकला के तत्वों में वर्ण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस प्रकार से रेखा यदि यदि एक रेखा का चित्रांकन का मुख्य आधार रेखा होती है, उसी प्रकार पूर्णतः रंगों के सहारे मिलती हुई वो प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार किसी पेंटिंग में बनाने के लिए रेखाओं का प्रयोग अति महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार वर्ण का भी किसी पेंटिंग का आधार निर्धारित किया जा सकता है। बिना वर्ण के किसी चित्र का चित्रांकन नहीं किया जा सकता है। यदि रेखाओं का चित्र का प्रमुख आधार है तो उसे पूर्णतः रंगों के सहारे मिलती जुलती बनाई जा सकती है। अब यदि हम वर्ण किसे कहते हैं, प्रकाश को वर्ण कहते हैं। प्रकाश को 7 भागों में विभाजित किया जाता है। हम यदि वर्ण की बात करें, जब हम किसी प्रकाश को किसी पेज में से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये एक वर्ण का ही स्वरूप है, जिसमें आकृति का और रंगों का जो प्रयोग किया जाता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कहा गया है, वर्ण प्रकाश का गुण है, वह वर्ण पूर्णतः प्रकाश व दृष्टि पर निर्भर करता है। मैंने कहा ना, जब यदि हम किसी पेंटिंग को बनाते हैं तो उसमें हम प्रकाश का प्रभाव दिखाते हैं। यदि हम प्रकाश का प्रभाव किसी पेंटिंग में उभारते नहीं है तो पेंटिंग का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उस पेंटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट उभर के सम्मुख से नहीं आ पाता है। यदि कोई कलाकार किसी कॉन्सेप्ट पे किसी पेंटिंग का निर्माण करता है तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उसका वर्ण का होना अत्यंत ही आवश्यक है। जब वर्ण का होगा तब जाके पेंटिंग का भाव उभर के सम्मुख से आता है। यदि हम वर्ण की बात करें, यदि हम किसी पेंटिंग को बनी हुई देखें तो उसमें सर्वप्रथम हमें हमारी जो दृष्टि में जो पेंटिंग पे जो हमारी दृष्टि पड़ती है वो वर्ण पे ही पड़ती है। उसकी जो कलाकार द्वारा किन कलरों का प्रयोग किया है, किस प्रकार लाइट कलर का प्रयोग किया है या डार्क कलरों का प्रयोग किया, किस प्रकार के सेट का प्रयोग किया गया है, वो वर्ण प्रकाशित होकर हमारे आँखों में प्रवेश करके हमारे जो रेटिना होते हैं उनके पीछे से केंद्रित हो जाती हैं और रेटिना के पास पर मैंने आपसे कहा था, जिस प्रकार कलाकार वर्ण का निर्धारण करता है किसी चित्रांकन में, तो वर्ण अपने आप में महत्वपूर्ण इकाई होती है। किसी चित्रांकन में जिस प्रकार से रेखाओं का महत्व चित्रांकन में किया जाता है, उसी प्रकार से वर्ण का भी चित्रांकन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसके परिप्रेक्ष्य में वर्ण अपना एक निश्चित स्थान चित्रांकन में पाता है। ये किसी चित्रकार द्वारा चित्रांकन जब किया जाता है तो वर्ण का महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। अब यदि हम प्रकाश की जो चेतनाओं की बात करें, जो सूक्ष्म ग्रंथियाँ होती है, जो मानव की जो आँखों के जो रेटिना के जो पीछे रोडाक्स तथा जो सूक्ष्म चेतनाएं होती हैं, वो मनुष्य को सर्वप्रथम उसके दृष्टि को दृष्टांकन करती हैं। और इस प्रकार से मानव की जो देह चेतना होती है उसमें चित्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और उसमें अपनी एक जो भाव विभक्ति होती है वो वर्ण के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है। अब हम बात करें वर्ण के कितने गुण होते हैं। और नहीं, इससे पूर्व में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो 7 वर्णों पे विभक्त होती है। VIVGYOR जो ये होता है इसे याद कर लीजिएगा। VIVGYOR होते हैं, जिसे हम प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। जो प्रकाश की जो किरणें होते हैं जो हमारी नेत्र वैसे देख नहीं पाती हैं, वो वर्ण के वो प्रिज्म के द्वारा हम उसे देख पाते हैं। उसी क्रम में जो ये वर्ण होते हैं वो 7 रंग जो होते हैं, बैगनी, हरा, नीला, हरा, पीला, लाल, ये 7 रंग होते हैं। ठीक है। पुनः मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर लिखे पड़े हैं। बैगनी, हरा, नीला, नीला,
पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिखे पड़े हैं, उसको देख लीजिएगा। अब हम वर्ण की बात करें, वर्ण के गुण 3 प्रकार के होते हैं, रंगत, मान और सघनता। अब रंगत की बात करें, रंग के नाम को कहते हैं रंगत। और मान की बात करें, रंग का हल्केपन या गहरेपन को कहते हैं। और सघनता वर्ण की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यदि हम रंगत की बात करें, वर्ण का स्वभाव रंगत होता है। किसी भी वर्ण का स्वभाव रंगत होता है। और मुख्यतः रंगत 3 प्रकार की होती हैं। जो ये रंग होते हैं, जो रंगतें होती हैं, जो इसको हम जो रंगत कहते हैं, तो इसको हम रंग के माध्यम से इंडिकेट करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, पीला, लाल, नीला। इन्हीं रंगों के मिश्रण से अन्य रंग हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इसे हम प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, ये प्राकृतिक रंग भी कहला जाते हैं, पीला, नीला, लाल। इन्हीं रंगों से अन्य रंगों का भी निर्माण किया जाता है। अब मान की बात करें, वर्ण का मान रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक होता है। मतलब जब वर्ण का निर्धारण किया जाता है तो उसके मान के रंगत के, जब किसी पोर्ट्रेट में या किसी चित्रांकन में हम रंग के हल्केपन या गहरेपन को दर्शाते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे उसका जो गहरेपन का द्योतक होता है कहते हैं, जिसके अंतर्गत है जैसे गहरा लाल, हल्का लाल, सफ़ेद, काला रंगों की मात्रा किसी न किसी से मिलकर तैयार की जाते हैं, जो एक ही रंगत के विभिन्न मानों को प्राप्त होते हैं। एक ही रंग से हम कई रंगों का चित्रांकन किया जा सकता है। हम किसी एक रंग में, सफ़ेद रंग से हम कई रंगों का मिश्रण तैयार करके अन्य अन्य रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से मैंने कहा ना, गहरा लाल, गहरा हल्का लाल, सफ़ेद, काला, इन रंगों के माध्यम से हम अलग अलग रंगों को मिलाकर तैयार किया जा सकता है। अब स्मरणीय रंग कौन से होते हैं, अब याद रखो, जो उष्ण रंग और शीतल रंग। अब हम कहते हैं ना, वार्म और कलर, वाटर से और कूल रंग, गर्म रंग और ठंडे रंग कौन से होते हैं। अब जिन्हें अधिक देर तक हम नहीं देख सकते, जिन्हें हम अधिक देर तक नहीं देख सकते हैं, वो उष्ण रंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे पीला रंग को आप बहुत देर तक देख नहीं सकते, और नारंगी और लाल रंग एकदम चटक होते हैं, जो हमारे आँखों को कहीं ना कहीं एक वो शालीनता प्रदान नहीं करते हैं, वो आँखों को चुभते हैं। अगर हम जो आँखों को, जो नेत्रों को जो शालीनता प्रदान करते हैं, वो रंग हैं हरा, नीला। ये चीज़ें जैसे हमारी आपने आकाश देखा होगा, नीला दिखाई देता है, आकाश की तरफ कहीं अब देखते ही रहते हो तो उसमें आपके रंगों को क्या कहते हैं, शालीनता प्रदान होती है। यदि ये आकाश का रंग एकदम नीला, लाल होता या पीला होता, क्या आप उसको कितनी देर तक देख सकते थे? नहीं देख सकते थे, क्योंकि ये रंग भड़कीले रंगों के तौर पे होते हैं, ये गर्म रंग होते हैं, जो हमें, हमारी आँखों को कहीं ना कहीं वो शालीनता प्रदान नहीं करती हैं, वो कठोर रंगों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार का रंग का वर्गीकरण भी होता है। अब तीसरा जो है घनत्व, वर्ण की सघनता उसकी शुद्धता का द्योतक होता है। किसी वर्ण की शुद्धता उसकी सघनता का द्योतक होता है। कहता है किसी भी वर्ण में तटस्थता, धूमिल रंग, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे रंगों को मिलाकर उसकी सघनता प्राप्ति की जा सकती है। ये 3 रंगों को यदि हम मिलाते हैं, ब्लैक, व्हाइट को मिलाकर हम ग्रे रंग मिलकर जो प्राप्त होता है, उसकी जो शालीनता होती है, उसकी सघनता, उसकी जो काम करने का जो टोन होता है, जो उसकी जो कलर का जो टोन मिलता है, वो बड़ा कम होता है। अब रंगों का वर्गीकरण की बात करें हम, तो कला के अंतर्गत होने वाले, अब ये वाला हिस्सा देख लीजिए। वर्णकार वर्गीकरण कला रचना के अंतर्गत होने वाले वर्ण प्रयोगों के आधार पर वर्ण को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जाए। प्राथमिक रंगों के माध्यम में, या द्वितीय वर्ण के माध्यम में, सीमित वर्ण के माध्यम से, या फिर पूर्वक वर्ण। अगर हम कहते हैं प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, जो प्राइमरी कलर होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लाल, नीला, पीला। मुख्य ये रंग होते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। ठीक है, ये रंग लाल, नीला, पीला मुख्य रंग होते हैं, जिनके माध्यम से हम
अलग रंगों को तैयार किया। ये प्राथमिक रंग होते हैं जिन्हें किसी अन्य माध्यम से मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता। अगर हम कहें कि हम ब्लैक या वाइट या अदरवाइज कोई भी कलर है, इन 3 कलरों को छोड़ के ये कलर हम और कलरों से मिलकर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राथमिक रंग, इन्हीं रंगों से हम अलग रंगों को तैयार करते हैं, अलग रंग हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब द्वितीय रंग कौन से होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त द्वितीय रंग कहलाए जाते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि जो हमारे जो प्राथमिक रंग है, लाल, नीला, पीला, ये रंग हम किसी दूसरे रंगों से बनाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन रंगों के माध्यम से हम दूसरे रंगों को बना के प्राप्त करते हैं और उन्हें हम द्वितीय रंग कहते हैं या सेकेंडरी कलर कहते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे हमने पीले में लाल मिलाए तो उसमें क्या बन जाता है, पीला और लाल मिलाए तो हमने उसमें नारंगी हमें प्राप्त होता है। अब समवर्ती रंग किसे कहते हैं? एक प्राथमिक रंग एक द्वितीय रंग को मिलाकर जो समवर्ती रंग जो प्राप्त होते हैं, मतलब कहने का हमने पहले तो एक प्राथमिक कलर को लिया, उसके बाद जो द्वितीय कलर जो हमें मिलकर बना है, जैसे पीला तथा लाल को मिला के हमने नारंगी जो रंग हमें जो नारंगी रंग प्राप्त हो गए हैं, वो नारंगी रंग और प्राथमिक रंग को मिलाकर हम तीसरा वर्ण हमें प्राप्त होता है, उसे समवर्ती वर्ण कहा जाता है। अब पूरक या विद्रोही वर्ण क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको बता दें। पूरक या विद्रोही वर्ण क्रम में एक दूसरे से ठीक सामने आने वाली रंगतें एक दूसरे की विद्रोही होती हैं। जैसे लाल का विद्रोह हरा होता है। अब जब कोई ऑक्सफोर्ड का जब आपने वो जो देखा होगा चार्ट, उसके आमने सामने अगर यदि रंग एक दूसरे के सामने, जैसे लाल के सम्मुख से हरा होता है, तो वो एक दूसरे के विद्रोही रंग होते हैं। उसका अगर हम लाल और हरे को मिलाएंगे तो उसका विद्रोही रंग एकदम काला बन के पैदा होता है। वो चीज़ें एक दूसरे से सम्मुख से नहीं होती हैं, वो विद्रोही रंग कहलाए जाते हैं। और एकांकी वर्ण वो वर्ण होते हैं, एक ही रंग की विभिन्न तानों को एकांक श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि नीला, हरा और गहरा नीला, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब एकांकी वर्ण कहा जाता है, अगर हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो एकांकी वर्ण कौन के अंतर्गत किन तानों को हम एक श्रेणी में रखे जाते हैं, उसके अंतर्गत आप लिखना नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। ये 3 चीज़ें पहले सिर्फ पर्टिकुलर कलर आएगा, जैसे नीला, फिर उसका गहरा नीला, फिर हल्का नीला। इन 3 चीज़ों का जो टोन बनता है उसे एकांकी वर्ण के तौर पे हम देखते हैं। अब एक दूसरा होता है नेचुरल कलर कहते हैं, जिसको तटस्थता कहते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है। तटस्थता रंग जिसे नेचुरल कलर कहते हैं, साधारणतः इन्हें रंगतों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, मगर कहते हैं कि जो हमारे तो तटस्थ रंग जो नेचुरल रंग होता है, हम इसको ना प्राथमिक श्रेणी में रखते हैं, ना द्वितीय श्रेणी में, ना तृतीय श्रेणी में, ना पूरक श्रेणी में इनको नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये काला, सफ़ेद, इन्हें अन्य रंगों से मिलाकर उनकी हल्की और गहरी परतों प्राप्त की जाती हैं। वर्ण के कुछ रूप निम्न पद्धतियों पर विकसित होती। अब कहने का मतलब है कि काला रंग हमें किसी से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। हम उसके हल्केपन को भी, उसके गहरेपन को भी, उसके चटक रंग को भी हम दर्शाते हैं, उसी प्रकार से हल्का सफ़ेद इत्यादि। अब दूसरा होता है एक वर्ण विहीन योजना होती है। वो क्या होती है, यदि चित्रों में तटस्थता वर्ण सफ़ेद एवं काले का ही प्रयोग किया होता है तो वह चित्र विहीन वर्ण कहा जाता है। वर्ण विहीन चित्र कहा जाता है। यदि हम एकदम किसी वर्ण विहीन मतलब जिसमें रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है, वह वर्ण विहीन चित्र कहलाया जाता है। आपने यदि हम कोई चित्रांकन करते हैं, कोई स्केच बनाते हैं, वो हम कभी ऐसा होता है, कभी हम उसको ब्लैक से ही पूरा कंप्लीट करते हैं, चारकोल से ही उसे कंप्लीट कर देते हैं, वाइट से ही उसे कंप्लीट कर देते हैं। ये क्या कहलाए जाते हैं, वर्ण विहीन रंग, जिसमें हमने कलरों का प्रयोग नहीं कराया, वो वर्ण विहीन कलर कहलाए जाते हैं। अब एक वर्ण योजना कहने का तात्पर्य है कि किसी एक रंग के विभिन्न बालों का प्रयोग एक वर्ण कहलाया जाता है। मतलब एक ही वर्ण को उसके विभिन्न बलों पर
मतलब उसकी विभिन्नताओं पर हल्का हल्का, फिर गहरा, फिर नीला, फिर हल्का सा उसका फिर टोन चेंज कर देंगे, फिर हल्का सा। ये चीज़ें अलग लगते हैं उसमें। देखिए जाए, मान लीजिए हरा, ये मान लीजिए हम वाइट कलर का लेते हैं। पहले हमने उसका डार्क शेड लिया, फिर उसका हल्का शेड लिया, फिर उसमें थोड़ा सा हल्का शेड लिया, फिर उसका अति डार्क, फिर तीनों का मिश्रण करके उसमें मध्यांतर का जो रंग उभर के सम्मुख आता है उसको हम ले लेते हैं। ये चीज़ें हम इसके अंतर्गत लेते हैं, वर्ण के अंतर्गत। अब प्रमुख वर्णों की विशेषताएं क्या होती हैं? अब वर्णों की अगर हम वर्णों की बात करें तो उसकी विशेषताओं की भी बात हमारे ज़हन में आती हैं। अब वो ये चीज़ें इसके अंतर्गत यहाँ पर सम्मुख से रखी गई हैं। जो ये चीज़ मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे आप अपनी कॉपी में भी उतार लीजिएगा। ये वाला पोर्शन आप पूरा उतार लीजिएगा, मैं इसे आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है? पीला, यह सारादि ऊष्म एवं प्रकाशी युक्त होता है। यह प्रशंसा, सूर्य प्रकाश, व्यक्ति आदि यश का प्रतीक होता है। मतलब पीला रंग हमारा यश को, पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता है। लाल रंग उत्तेजना को प्रकट करता है। क्या होता है, कोई उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा गुस्सा आ जाता है किसी को, एकदम गुस्से में लाल पीला हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, उत्तेजित कलर के अंतर्गत लाल को हम रखते हैं। अब नीला, यह रंग शांत व शीतल वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें मधुरता, शालीनता, ईमानदारी, आशा, लगन आदि का प्रकट। अब तीसरा होता है नीला रंग। यह शांत रंग होता है जिसमें शालीनता का भाव आता है, शीतल का भाव आता है, ईमानदारी और आशा और लगन आदि का प्रतीक यह हरा रंग कहलाया जाता है। ठीक है। अब बैगनी रंग की बात करें, यह राजसी रंग होता है। यह स्मृति, वैभव, प्रभावशाली, वीरता, शौकीन इत्यादि का यह प्रतीक माना जाता है। अश्वेत रंग है, यह सक्रिय, उत्तेजित, प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल रंग है। स्वैच्छिक, पवित्रता और तेज का प्रतीक माना जाता है। इसको इसके अंतर्गत अब काला रंग, यह प्रकाश विहीन, उत्तेजनाहीन, गंभीर एवं एकांकित को प्रकट करता है। यह दुख, भय, मृत्यु, पाप इत्यादि को प्रकट करता है। जब किसी अंधकार में कोई व्यक्ति बैठ जाता है, यदि हमें कभी गम हो जाता है, एकदम दुखी हो जाते हैं, हम बंद कमरे में अपने आप को बंद कर देते हैं, जहाँ पर अंधेरा अंधेरा। अंधेरा किसका प्रतीक है? काले रंग का प्रतीक है। वो चीज़ें काले रंग का प्रतीक कहलाया जाता है। ठीक है। अब आपको मैंने वर्ण की जो विशेषताएं होती, जो कलर होती हैं, जो पहला कलर है पीला, दूसरा लाल, फिर तीसरा नीला, फिर हरा, फिर बैंगनी, फिर सफ़ेद, फिर काला। ये अलग अलग के जो कलर हैं इनका अलग अलग महत्व आपके सम्मुख से रखे, और ये स्क्रीन पे आपका आर्क है, इसे पढ़ लीजिएगा। अब तान क्या होता है? टोन। अब हमें किसी पेंटिंग पे टोन होना बड़ा आवश्यक है। जिस प्रकार से रंगों का होना, रेखाओं का होना, चित्रकार के जो भावों का अभिव्यक्ति को प्रकट करना, ये चीज़ें होती हैं, तो ये टोन का भी बड़ा महत्व है। रंग के हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। मतलब जब हम किसी पेंटिंग को बनाते हैं, यदि आप कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें अगर प्राथमिक रंगों का ही मिश्रण कर दें, उसमें द्वितीय रंग, तृतीय रंग और उसके जो पूरा रंग है, समवर्ती रंग है, तटवर्ती रंग है, यदि एकांकी वर्णों का प्रयोग ना करें तो वो अच्छी पेंटिंग उभर के सामने आपको विचलित कर देगी, जिसमें आपको बिल्कुल भी उत्तेजित या विचलित करने में वो भरपूर हो गए, आप उस पेंटिंग को नहीं देख पाओगे। इसीलिए टोन का होना अत्यधिक आवश्यक, जिसमें रंग के हल्केपन का, गहरेपन का, चाहे उसमें डार्क रंग का प्रयोग किया है, उसमें हल्के रंग का प्रयोग करा है, उसकी तान को कहते हैं, जो किसी भी वर्ण में सफ़ेद अथवा काले रंग के मिश्रण से बनती ना। यदि हम किसी, अब मैं एक बात बताता हूँ, किसी महिला का चित्रांकन करते हैं, यदि हम उसको प्राथमिक रंगों से अगर हम उसको तैयार करते हैं तो उसके एकदम लाल बाल बना दें, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब उसमें ब्लैक और वाइट कलर के जो उसका शेड होता है हम उसको देंगे तो उसमें नारी का जो चित्रांकन होता है वो उभर के और भी निखर के सम्मुख से आता है। ठीक है। वर्ण में सफ़ेद रंग से मिलने से जो हल्के तान प्राप्त होती है उसे हल्का बल कहते हैं, उसे हल्का टोन कहते हैं, उसे स्लो टोन कहते हैं। काले रंग से जो प्राप्त होता है उसे शेड टोन कहते हैं, कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 भागों में उसका वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, छाया, माध्यम, प्रकाश। हम छाया की बात करें, यदि हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसका छाया प्रकाश, जो प्रतिबिंब हमारे जो चित्र के माध्यम से जो प्रस्तुत होता है उसे हम छाया कहते हैं। और माध्यम क्या होता है? किसी चित्र का माध्यम उसकी प्रतिकाष्ठा, उसका प्रतिबिंब का जो धरातल, जो उत्कृष्टता का जो दृष्टांकन होता है उसको
दर्शाती है। अब प्रकाश किसी भी पेंटिंग के को बनाने से पूर्व उसमें जो प्रकाश की जो अभिव्यक्ति चित्रकार द्वारा की जाती है, उसका जो भाव विभोर किए जाने वाला जो चित्र का चित्रांकन जो प्रस्तुत करता है, जब कोई चित्र कंप्लीट बन जाता है उसके बाद हम उसको उसमें जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन हमें देखने को मिलता है, वो हमें रंग की गहराई और अनुभव की व्यक्तित्वता का, प्रशंसा का, उल्लास का, गहरा तान का, रहस्यमय जो एक व्यक्तित्व का वातावरण उपस्थित करता है। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए उसमें पोत भी आता है, फिर प्राप्त अनुकृति पोत, सजन पोत के प्रकार आते हैं जो खुरदरा होते हैं, चिकने होते हैं, कोमल होते हैं, ठोर होते हैं, ये इत्यादि बहुत चीज़ें आती हैं जो ज़्यादा इसे जानने के बारे में भी वो नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएंगी। ठीक है, अब अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इससे आगे हम आप कल पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम संयोजन के सिद्धांत को पढ़ेंगे और संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो चीज़ें आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना और उसका अध्ययन कीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। जो बच्चे इसमें नहीं जुड़े हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी मोटिवेशन की जो कमेंट जो आप लाइक करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए आगे वीडियो ऐसी निरंतर बनाते रहेंगे।